नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एग्जाम एंड क्विज यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज जो हमारा लेक्चर है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का दूसरा पार्ट होने वाला है, जिसमें कि पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था और आज मैं दूसरे पार्ट को इसमें पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा पार्ट, जिसमें कि मैंने पहला पार्ट पढ़ाया है। वो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसका लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा उसका एक ओवरव्यू पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई, उस समय कौन कौन से एविडेंसेस हमें मिलते हैं जिससे कि हमें ये पता करने में आसानी हुई कि हड़प्पा सभ्यता कोई सभ्यता थी। क्योंकि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तो हम ये मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही हमारे पास सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जब खोज की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तब हमें पता चलता है कि वैदिक सभ्यता से पहले भी हमारे पास कोई सभ्यता थी जो कि इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता थी, और उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। तो हमने पिछली क्लास में ये सब देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी बेहतर समझ में आए। तो वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली थी हमें, इस तरह की डांसिंग गर्ल की जो है मूर्ति मिली थी, फिर प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली थी, और ये पता चला था कि वहाँ पे मिट्टी से जो है मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। तो इस तरह से हमने पहले क्लास में ये सब बात की है। और मैप भी हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे जो है इसके एविडेंसेस मिले हैं। देन हमने देखा था कि सिटी प्लानिंग उनकी कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता में सिटी प्लानिंग कैसी होती थी। तो ये सब जो है हमने पिछली क्लास में इन सब के बारे में बातें की है कि डिस्कवरी कैसे हुआ और कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं और इनका लाइफस्टाइल कैसा था। इस तरह के जो है शील्ड्स मिले हैं जिसपे कि अलग अलग जानवर के चित्र बनाए हुए थे, और ये जो है अलग अलग धातु से बने हुए शील्ड्स मिले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो है सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक बार मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था डिस्कवरी, सबसे पहले डिस्कवरी, हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी कैसे होती है। तो चार्ल्स मशोन आते हैं सबसे पहले। देन उन्होंने जो है उनको कुछ दुर्ग दिखाई दिए थे सबसे पहले, कुछ टावर जैसा, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाए थे कि ये कोई सिविलाइजेशन की जो है एविडेंसेस है। बट फिर उसके बाद विलियम ब्रंटन को जो वहाँ पे जो रेलवे लाइन बिछाते समय उनको कुछ ईंटों के एविडेंस मिलते हैं। जब वो जमीन को समतल बना रहे थे तो उनको कुछ ईंटों के एविडेंस मिले। देन उन्होंने इस वृक्ष को जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा, क्योंकि उनको ये शक हुआ कि ये जो है बहुत पुराने हैं। तो लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम चूंकि वो जो है ज्यादा लिटरेरी सोर्सेस पे ध्यान देते थे, तो वो ये पता नहीं कर पाए कि ये सभ्यता भी हमारे, ये जो है किसी सभ्यता का जो है एविडेंस है। बट उसके बाद जो है फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद देन दयाराम साहनी डिस्कवरी करते हैं, एंड फाइनली हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता हमारे पास 2500 बीसी पहले थी। तो पहले के क्लास में हम ये सब बातें कर चुके हैं। देन हमने ये भी देखा था कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की मूर्तियां उस समय बनाई जाती थी, और उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो उनकी टाउन प्लानिंग कैसी हुआ करती थी, हाँ, एक जो है एलिट क्लास के लोग थोड़े ऊंचाई वाले उसमें रहते थे, ऊंचाई वाले पार्ट में, हाईएस्ट पार्ट में, और थोड़े लोअर पार्ट में जो रहते थे ये माना गया है कि मिडिल क्लास या फिर जनरल क्लास के लोग रहते थे। तो ये सब हमने पिछली क्लास में बात की है। आज हम देखते हैं कि इनकी जो है सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ में ये क्या करते थे, किन चीजों का उपयोग करते थे, और किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते थे। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एक सिस्टमैटिक जो है टाउन प्लानिंग थी। एक सिस्टमैटिक हाउस हुआ करता था जिसमें कि बैकयार्ड होते थे, बाथरूम हुआ करता था, और ग्रेनेज होते थे जो कि ग्रेन्स को रखने के लिए ग्रेनरी होता था। देन इनके पास जो है ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बहुत बेहतर था। उसको अगर हम मॉडर्न पीरियड से कंपेयर करें तो वो अभी का जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा है इससे मिलता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये सभ्यता जो है एक अर्बन सभ्यता थी, और इसको जो है इसीलिए शहरी सभ्यता का नाम दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनका सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसा था। मातृ देवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्रों से यह पता चलता है कि हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। समाज में वर्ण विभाजन का भी आधार मिलता है, जैसे विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। तो ये कह रहे हैं कि मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। ये जो था मैट्रिमोनियल सोसाइटी था, ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है अर्बन सिविलाइजेशन तो था ही, ये अर्बन सिविलाइजेशन तो था ही। देन इसमें जो है ये भी बात, चूंकि हमारी प्राचीन काल में दिखाया गया है, तो उनमें ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्यादातर डायनेस्टीज में जो है पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलती है। बट यहाँ पे हमें मातृसत्तात्मक सभ्यता मिल रही है, जहाँ पे की है महिलाओं को प्रधान माना जाता था। समाज में जो है वर्ण विभाजन भी दिखाई देता है, क्लास का जो है डिवीजन किया गया है, वो भी उसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो इस तरह से जो है क्लास में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और जो है लेबर क्लास के लोगों को इस तरह से डिवाइड किया गया था। जो आवासों की संरचना है समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ लोग हाईएस्ट अपर क्लास के लोग हाईएस्ट पार्ट में रह रहे हैं और लोअर क्लास के लोग लोएस्ट पार्ट में रह रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हाईएस्ट पार्ट में रह रहे हैं वो एलिट क्लास के होंगे, निश्चित रूप से वो जो है एलिट क्लास के लोग होंगे, एंड जो लोअर पार्ट में रह रहे हैं वो सामान्य वर्ग के लोग होंगे। तो इससे जो है हमें ये पता चलता है कि उस समय सोसाइटी में जो है अलग अलग इकोनॉमिक वाले यानी कि अलग अलग लोग विद्यमान थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन जो था वो अलग अलग था। तो इस तरह से हमें इस एविडेंसेस से हमें ये पता चलता है कि उस समय जो है आर्थिक विषमता विद्यमान थी। हड़प्पा कालीन समाज समता मूलक समाज था। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। तो देखिए कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी। अब हम ये भी देख रहे हैं कि ये लोग जो है अपने साज सज्जा यानी कि अपने फैशन पे भी बहुत ध्यान देते थे। इनकी जो है लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर होती थी और आज के जो है मॉडर्न पीरियड से इनका लाइफ स्टाइल मिलता जुलता है। तो यहाँ पे ये लोग अपने फैशन पे भी ध्यान देते थे, इसके भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। तो यहाँ पे जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। क्योंकि हमें जो भी ब्यूरियल्स मिले हैं, उन्होंने उसमें से कुछ ब्यूरियल्स हमें ऐसे मिले हैं जिसमें कि उन्होंने ज्वेलरी पहना हुआ था। तो या फिर उनके डेथ के बाद उनको ज्वेलरी पहना दिया गया होगा, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये लोग जो है काफी अपने फैशन को लेके भी काफी ये लोग जो है अपने फैशन के लिए भी ये लोग फैशन को लेके भी काफी केंद्रित थे और इस पे भी इनका ध्यान था। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा भी मिली है। चनूदरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। आप देखिए कि आज हम लिपस्टिक का यूज करते हैं, आज के जमाने में गर्ल्स जो है लिपस्टिक का यूज करती हैं। अगर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज से 2500 ईस्वी पूर्व की बात हम कर रहे हैं। प्रसाधन मंजूषा का क्या मतलब है? ये एक ब्यूटी पार्लर जैसा होता था जहाँ पे की महिलाएं जो है तैयार होती थी। तो इसके भी एविडेंस हमें पहले मिल चुके हैं, वो भी 2500 ईस्वी पूर्व हमें मिले हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सभ्यता कितनी डेवलप थी, कितनी डेवलप सिविलाइजेशन थी ये। तो यहाँ पे हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं? चनूदरों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं। और चनूदरों कहाँ है? पाकिस्तान में। देन इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। तो अगर भोजन की बात करें तो ये लोग जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही थे। तो इस तरह से हमने देखा कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी मैट्रिमोनियल सोसाइटी थी, यानी कि मातृसत्तात्मक समाज था, जिसमें कि महिलाओं को प्रधानता दी गई थी। एंड यहाँ पे जो है सोसाइटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया गया, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। देन हमने देखा कि ये जो है फैशन को लेके भी काफी कॉन्शियस थे, ये लोग फैशन के लिए भी काफी कॉन्शियस थे। और हमें वहां से कुछ ब्यूटी पार्लर जैसा एविडेंस मिला एंड लिपस्टिक के साक्ष्य तक हमें मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग कितने वेल डेवलप थे। देन हम देखते हैं यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। तो यहाँ के लोग जो है अपने इंटरटेनमेंट के लिए पासा खेलते थे, जो कि आज भी खेला जाता है। देन अंत्येष्टि संस्कार में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन था। तो अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग तरीके से स्केलेटॉन्स को दफनाया जाता था। तो इसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें कि कहीं कहीं पे या तो जो है इस तरह से पूरे
समाधि को दफनाया जाता था, और कहीं कहीं पे जो है दाह संस्कार का भी एविडेंसेस हमें मिलता है। तो कहीं कहीं पे दफनाने का और कहीं कहीं पे हमें इसका भी एविडेंसेस प्राप्त हुआ है। देन हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। तो एक कब्र में हमें हड़प्पा में क्या मिलता है, ताबूत का भी एविडेंस मिलता है। हड़प्पाई तौल का अनुपात 1:4:6 पर आधारित था। यानी कि 1:4:6 क्या होता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो थी वहां पे दो तरह की मापतोल की विधियां जो है डेवलप थी। कौन कौन सी, एक तो कह सकते हैं हम कि जैसे हम सब्जी लेने गए और वहां पे हम सब्जी लेने गए हैं और हमें सब्जी लेनी है, तो वो जो सब्जी वाले अंकल यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एक तो वो यूज कर रहे हैं 500 ग्राम का कुछ एक बड़ा सा वो 500 ग्राम का इस तरह से पत्थर मान लीजिए। लेकिन अगर हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे हम ज्वेलरी लेने गए हैं, तो वहां पे कुछ 1 ग्राम का यूज होता है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में दोनों ही तरह का मापतोल जो है प्रचलित था। एक तो इस तरह के मापतोल जो कि बड़ी बड़ी सामग्री में यूज होती होगी, और एक इस तरह का जो 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम करके है, इसका भी यूज होता था। तो यहाँ पे जो 1:4:6 पर आधारित है, तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनको मापतोल के लिए इनका जो अनुपात था वो 1:4:6 पे था बेस। यानी कि एक पत्थर हमारा अगर 1 का है तो दूसरा हमारा 2 होगा, तीसरा 4 होगा और चौथा 6 होगा, और इसी अनुपात में ये बढ़ता हुआ जाएगा इस तरह से। तो इनके पास जो है मापतोल की भी विधियां विद्यमान थी। तो उस समय देखिए समाज कितना डेवलप था कि इनके पास सारी चीजें उपलब्ध थी। आज से 2500 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम, इनके पास सारी चीजें उपलब्ध थी। अंग्रेज जब आए तो उनको ये लगा कि हमने भारत को सिविलाइज किया, हमने जो है भारत की सोसाइटी को हमने एक वेल डेवलप सोसाइटी बनाया। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि भारत में जो है 2500 ईस्वी पूर्व कोई इतना वेल डेवलप्ड सोसाइटी विद्यमान था ऑलरेडी, तो वो भी एक तरह से शॉक कर जाते हैं और स्टक हो जाते हैं कि भारत में जो है इतनी पुरानी कोई संस्कृति विद्यमान थी, और ये संस्कृति जो है शहरी संस्कृति थी। इनके पास सारे साधन ऐसे विद्यमान थे जो कि आज के वर्तमान काल में हमारे पास हैं, जो कि मॉडर्न सोसाइटी से रिलेट करती हैं। तो इनके पास ऐसी ऐसी चीजें हमें एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि मॉडर्न सोसाइटी में हम जिसका यूज कर रहे हैं। तो सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। तो ये लोग जो है युद्ध में कम विश्वास करते थे और ये लोग शांति प्रिय थे। स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिश्रित राजधानियों के रूप में वर्णित किया है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप कि किसने कहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का है। इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो वो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन दोनों में ही कुछ सेम एविडेंसेस मिले हैं, इस वजह से इन्होंने इसको जुड़वा राजधानी का नाम दिया होगा। देन हम देखते हैं कि कृषि पशुपालन के अतिरिक्त शिल्प और व्यापार हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। सिंधु घाटी की उर्वर भूमि उन्नत कृषि के लिए उपयुक्त थी, जिससे नगरीय जीवन के लिए खाद्य और शिल्प के लिए कच्चा माल सुलभ हो जाता था। जलमार्गों एवं सड़कों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप होते रहे होंगे। तो चूंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड करते थे। ये लोग क्या करते थे, इनके पास एग्रीकल्चर तो था ही, प्लस ये लोग ट्रेड भी करते थे, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड ये लोग करते थे। तो इंटरनल ट्रेड ये अपने ही क्षेत्र में करते होंगे, जहाँ पे जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर लोथल हो गया, तो इस तरह से ये जो है इंटरनल ट्रेड करते थे। लेकिन इसके अलावा हमने देखा है कि ये लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, यानी कि बाहर के देशों से भी इनका जो है ट्रेड रिलेशन था। जैसे कि आज का ट्रेड रिलेशन है बाहर के देशों से, उसी तरह से इनका भी व्यापार होता था और बाहर से चीजें आती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके पास केवल एग्रीकल्चर ही नहीं था, इनके पास जो है व्यापार और व्यवसाय भी विद्यमान थे, और पशुपालन तो थे ही, ये भी हमने पढ़ा था। जलमार्गों एवं सड़कों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप होते रहे होंगे, क्योंकि इनके पास जो है रोड भी इनका काफी विकसित था, विकसित अवस्था में था। हमने देखा था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे सड़कें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इनका जो है व्यापार होता था, और इनके पास एक अच्छी कंडीशन में जो है इनके पास व्यापार और व्यवसाय भी विद्यमान था। संदर्भ सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। तो आप देखिए कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का ट्रेड करते हैं, तो इनका ट्रेड कहाँ कहाँ तक फैला है, तो ये मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक भी गए हैं।
और ये लोग जो है इतने विकसित थे कि ये लोग बाहर के देशों से भी ट्रेड कर रहे हैं। और मेसोपोटामिया सभ्यता उस समय जो है इसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यता है, मतलब क्योंकि दोनों का काल सेम से मिलता है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसको हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्प्रेरी में माना गया है। तो इनका व्यापार मिस्र से होता था, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से इनका व्यापार होता था। मेलुहा एक जगह है, सिंधु क्षेत्र में पड़ता है। दिलमून, बहरीन तथा माकन मकरान तट से व्यापार होता था। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी में अक्सर ये क्वेश्चन बनता है या फिर किसी भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि कहाँ से उनका व्यापार होता था। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो कहाँ से होता था? मेलुहा, दिलमून, माकन से इनका व्यापार होता था और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ट्रेड करते थे। इस सभ्यता में जो है अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उपलब्ध थी, खाने पीने के लिए क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सा अन्न हमारे पास उपलब्ध था। तो इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की कृषि करते थे। तो ये लोग कौन कौन सी चीजें की कृषि करते थे, कौन कौन सा एग्रीकल्चर में कौन कौन सा अनाज उपजाते थे, तो वो है गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको दिया गया है? तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही दिया गया है। सबसे पहले कपास को इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने सिंडन नाम दिया था। यूनानियों ने भी इसे सिंडन नाम दिया है। तो यूनानियों ने इन्हें क्या नाम दिया है? सिंडन। कपास को यूनानियों ने क्या नाम दिया है? सिंडन। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंडन जो है, सिंडन वो किसका नाम है? तो सिंडन कपास को बोला गया है और यूनानियों ने कपास को सिंडन का नाम दिया है। कपास की खेती सबसे पहले कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में। ये लोग तरबूज, अब ये लोग फ्रूट्स भी थे इस समय। फ्रूट्स तो होंगे ही, एग्रीकल्चर जब वेल डेवलप्ड अवस्था में थी तो फ्रूट्स भी है। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। तो ये लोग कौन कौन से फल से परिचित थे? तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में करते थे। क्योंकि आप देखिए कि ये ईश्वर की पूजा किस रूप में कर रहे हैं? तो मानव, वृक्ष और पशु, इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं वृक्ष की पूजा, मानव की पूजा, देन पशुओं की पूजा भी ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये लोग ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग आज जो हमारे पास गॉडेस है वो नहीं करते हैं। गॉडेस तो हमारे पास वैदिक पीरियड से है। गॉडेस का प्रमाण हमें वैदिक पीरियड से मिलता है कि उस समय तक जो है वेद पढ़े जाने लगे थे एंड ईश्वर को माना जाने लगा था। लेकिन ये लोग जो है ईश्वर की पूजा मानव के रूप में कर रहे हैं, वृक्ष के रूप में कर रहे हैं, यानी कि वातावरण को जो है ये लोग एक तरह से हम कह सकते हैं वातावरण की ये लोग वर्शिप कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो जो भी चीजें इन्वायरमेंट में विद्यमान थी उसका वर्शिप ये लोग करते थे, जैसे मानव, वृक्ष और पशुओं की पूजा। तो इसके एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी विश्वास करते थे। तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, जो कि आज के लोग भी करते हैं। तो ये लोग भी इसमें विश्वास करते थे। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली आकार के प्राप्त होते हैं। अब ये यहाँ पे जो है इनकी जो लिपि थी, आज जो हम हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिख रहे हैं? देवनागरी में। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि देवनागरी में हम क्या लिख रहे हैं? हिंदी लिख रहे हैं। लेकिन ये जो लिखे हुए एविडेंस हमें मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो चित्रात्मक लिपि थी। वो कौन सी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी, और चित्र बना के इन्होंने बताया है। तो इनकी जो कोई लिपि है उसके बारे में अभी नहीं ये पहचाना गया है कि कौन सी इनकी प्रॉपर लिपि थी, लेकिन उसको हम क्या नाम देते हैं? चित्रात्मक लिपि, क्योंकि अलग अलग चित्र बना के इन्होंने जो है अलग अलग चीजों को डिनोट किया है, तो इसलिए हम इसको चित्रात्मक लिपि का नाम देते हैं। इनकी जो लिपियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि शील्स हैं, तो शील्स पे इस तरह के चित्र बनाए गए थे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन इस तरह के चित्र बनाए गए थे, तो इसलिए इसको पिक्टोग्राफिक या फिर चित्रात्मक लिपि बोला जाता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां थी वो कौन सी लिपि थी? तो वो पिक्टोग्राफिक लिपि थी। और ये जो है इसको बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। और इसकी खास बात क्या थी? वो बता दूं मैं आपको। तो ये जो लिपियां थी, आज जो हम देवनागरी लिपि लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। आप
आज कैसे लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट इनकी जो लिपियां थी ये कैसे लिखते थे, तो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। यहाँ से ये शुरू करते थे, यहाँ से, यहाँ पे इन्होंने कोई चित्र बनाया, देन यहाँ पे ऐसे ये बढ़ते हुए आए, एंड अगेन ये राइट टू लेफ्ट लिख करके फिर दूसरी लाइन में, कहीं कहीं पे ये भी एविडेंसेस मिलता है कि दूसरी लाइन में फिर ये राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट तक जाते हैं, एंड अगेन ये लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक आते हैं। तो इस तरह से जो लिखने की प्रक्रिया थी इनकी, उसको क्या बोला गया है, उसको बुस्ट्रोफेडन बोला गया है। तो ये जो शैली है बुस्ट्रोफेडन शैली, वो हड़प्पा सभ्यता की शैली है, लिखने की शैली है, और ये कैसे लिखी जाती है, तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से ये लिखी जाती थी। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के मिले हैं एंड मछली के चित्र मिले हैं। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के मिले हैं एंड मछली के चित्र मिले हैं। तो सबसे ज्यादा मछली के चित्र मिलते हैं कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस में। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके पास लिखने की जो है कोई शैली विद्यमान नहीं थी। जैसे हमारे पास आज है रोमन लिपि है, देवनागरी लिपि है, तो इनकी लिपियों को अभी तक पहचाना नहीं गया है कि कौन सी लिपि थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विद्वानों ने ये पहचाना है कि ये एक चित्रात्मक लिपि थी, क्योंकि सारी चीजों पे चित्रों के द्वारा दर्शाई गई थी। तो यहाँ पे आप शेल्स पे भी देख सकते हैं कि चित्र बना हुआ है इस तरह से, तो इनकी लिपि को चित्रात्मक लिपि का नाम दे दिया गया था। देन हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सिंधु सभ्यता में ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, क्योंकि ये सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसके जो है अलग अलग स्थल से अलग अलग एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहां से इसका एविडेंस हमें मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेहरगढ़, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, ये वाला, एंड ये पाकिस्तान वाला पार्ट है। तो इसमें जो है क्या क्या है, हड़प्पा, मेहरगढ़ एंड मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से जो है इसके एविडेंसेस अलग अलग जगहों पे हमें दिखाई देता है। एंड शुरतुगई तक इसके एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। शुरतुगई कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो हमने पिछली क्लास में भी मैप में पढ़ा था कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विद्यमान थी, तो नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, ये सभ्यता हर क्षेत्र में फैली हुई थी। तो नॉर्थ में जम्मू में हमें इसके एविडेंस मिले हैं, साउथ में हमें कर्नाटका तक इसके एविडेंस मिले हैं, देन गुजरात में मिले हैं, बलूचिस्तान में मिले हैं, एंड उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो इस तरह से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं, जो कि कुछ भारत में और कुछ भारत से बाहर भी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां से इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थल पे ये सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला गया। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान वाले पार्ट में है। पाकिस्तान वाले पार्ट में हड़प्पा है, और कौन सी नदी के, तो रावी नदी के किनारे हैं। हड़प्पा से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार, और हड़प्पा से क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं उसकी बात कर लें। आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में ये क्वेश्चन ही बनते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ से हमें कौन से एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा से क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले थे, तो कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार यानी घेराबंदी करने के लिए, फोर्टिफिकेशन करने के लिए जो दीवार बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों के होते थे। अन्न कूटने के लिए वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार भी मिले हैं, और अन्न कूटने के लिए एक चबूतरे मिले हैं जिसपे कि अन्न को कूटा जाता होगा और उसको छोटा छोटा बनाया जाता होगा, जो कि आज हमारे पास मशीन उपलब्ध है, लेकिन उस समय ये नहीं होंगी। तो इसमें अन्न कूटने के लिए एक चबूतरे का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिल रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता से। लाल बलुआ पत्थर का पुरुष पद, स्लेटी पत्थर का धर, तांबे का दर्पण, पात्र शवाधान से चिन्हित शवाधान इत्यादि प्राप्त हुए। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, लाल बलुआ पत्थर से यानी कि रेड सैंडस्टोन से, तो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ जो है पत्थर हमें मिला है, जो कि प्रिस्ट किंग का जो हमें मिला था उस तरह का ही कुछ होगा, जो कि हड़प्पा से भी हमें प्राप्त हुआ है। तांबे का दर्पण, तो यहाँ पे क्या मिलता है, तांबे का दर्पण मिल रहा है। तांबे का दर्पण हमें कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला है तांबे का दर्पण। देन पात्र शवाधान से चिन्हित शवाधान इत्यादि, यानी कि किसी को दफनाया जाता था, किसी को भी दफनाया जाता था, तो उसके साथ कुछ बर्तन, इस तरह से कुछ पॉट्स जो हैं
वो भी दफनाए जाते थे और इसमें अन्न भर दिया जाता था। उस सभ्यता के लोग ये भी मानते होंगे, इससे ये पता कर सकते हैं हम कि उस सभ्यता के लोग ये मानते थे कि आत्मा जो है वो मरने के बाद भी विद्यमान होती है। तो कहीं कहीं से हमें ये एविडेंसेस मिले हैं कि जब जब मानव को दफनाया गया तो उनके साथ कुछ इस तरह से पोट्री भी दफनाया गया और उसमें अन्न भर के दफनाया जाता था। तो ये जो है हमें कहाँ से एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं, ये हड़प्पा से एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं। देन रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपर कहाँ है? रोपर हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यहाँ से भी हमें एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ पे? सतलज नदी के तट पे पंजाब में। देन 1953 से 56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। तो रोपर की खोज किसने की थी? इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ आप नोट कर लीजिए कि रोपर की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। एंड रोपर की खोज किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने। और कब? 1953 से 56। रोपर के घर साधारण कच्ची ईंटों के बने थे। तो रोपर में जो घर बने थे वो कच्ची ईंटों के घर थे। तो रोपर वाले घर कच्ची ईंटों के घर थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा एविडेंस हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। देन मोहनजोदड़ो, इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला इसको क्यों बोला गया, क्यों बोला जाता होगा? आप एक अनुमान लगाइए कि क्यों बोला जाता होगा। क्योंकि वहां पे अनेकों शवाधान मिले हैं और हमें ब्यूरियल्स के एविडेंस मिले, बहुत सारे ब्यूरियल्स के। इसको जो है मृतकों का टीला कहा गया। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये भी अगेन मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। तो ये देखिए, ये एक यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक नहीं थी। बाकी हड़प्पा सभ्यता में बाकी जगहों पे शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो है, इसको आप नोट करिएगा कि मोहनजोदड़ो की जो है शासन व्यवस्था वो राजतंत्रात्मक ना होकर गणतंत्रात्मक थी, जो कि आज हमारे पास है। तो आज हमारी कौन सी शासन व्यवस्था है? तो जनतंत्रात्मक है, इसमें जनता प्रधान है। तो इस तरह से जो है मोहनजोदड़ो में भी आज से 2500 ईस्वी पूर्व जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे कि कौन सा जो है कहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पे थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। देन यहाँ से और क्या क्या चीजें मिली है? बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार क्या होता है? हमने पहले की क्लास में बात की थी कि एक जो है इस तरह से मोहनजोदड़ो से ये मिला है, इसके एविडेंस एक ही जगह से मिलते हैं, क्योंकि ये बृहद स्नानागार के एविडेंस एक ही जगह से मिलते हैं और वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इस तरह का एक सिस्टम बना दिया जाता था और उसमें पानी भर दिया जाता था इस तरह से, और इसके चारों तरफ बाथरूम बने होते थे। इसके चारों तरफ बाथरूम बने होते थे और इसको ग्रेट बाथ भी बोला गया है। इस तरह से जो है स्नानागार के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ये जो है इसके केंद्र में स्थित खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तो ये जो है ये बैकयार्ड, जो कि आंगन होता था, घर का जो आंगन होता था उसमें ये बना होता था और घर के आंगन के ऊपर छत नहीं होता था। तो इस तरह से जो ये जो ग्रेट बाथ के एविडेंस मिले वो हमें घर के आंगन में देखा गया था और इस तरह का एक सिस्टम बना करके। और ये या तो कोई रिलीजियस कारण होगा इसके पीछे, इसकी अभी तक पता नहीं चल पाई इस बात की कि क्या कारण होंगे, लेकिन ये चूंकि एक ही जगह से मिला है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई रिलीजियस कारण होगा। तो इस तरह से जो इनके पास स्नानागार हुआ करता था, यानी कि बाथरूम हुआ करता था। तांबे और टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांस्य का निर्माण भी करते थे। ये लोग इतने डेवलप थे कि ये लोग जो है अलग अलग धातु को मिलाकर एक नई धातु भी बनाते थे। तो ये लोग क्या करते थे? तांबे और टीन को मिला करके कांस्य का निर्माण भी करते थे। देन मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। आपने जो है जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में कि एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें मिलती है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलती है और वो ब्रॉन्ज की बनाई गई थी। तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है और ये ब्रॉन्ज से बनाई गई थी। तो इस तरह से जो है हमें अलग अलग जगहों से अलग अलग एविडेंस मिलते हैं। देन हम बात करते हैं कोट दीघी। कोट दीघी एक सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगेन पाकिस्तान में। यहाँ से 1935 में घोड़िया महोदय ने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए। तो यहाँ से इनको क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी की पॉटरी मिली है। इस तरह से मिट्टी की पॉटरी मिली है। 1955 में फजल अहमद खां को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले, जिसे कोट दीघी संस्कृति का नाम दिया गया। कोट दीघी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी।
तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आकर बसे। तो यहाँ पे जो है इनको घोड़िये महोदय को सिंधु सभ्यता के पहले भी कोई सभ्यता थी, ये इसका एविडेंस मिलता है। और वो कौन सी संस्कृति थी, वो कोटडीजी संस्कृति थी। और ये कहाँ पे मिला है हमें, पाकिस्तान में मिला है। और यहाँ से कौन से एविडेंस हमें मिलते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ पॉटरी के मिट्टी के बने हुए बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। कोटडीजी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। तो कोटडीजी जो है ये ऐसा माना गया है कि कोई अग्निकांड हुआ होगा, कोई कहीं आग लग गई होगी, तो उससे ये बस्ती जो है नष्ट हो गई थी। तो उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग जो है यहाँ पे आके यहाँ पे रहना स्टार्ट किए। कोटडीजी के भवनों में नालियों का समुचित प्रबंध नहीं था। तो अलग अलग जगहों पे हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छी जो है व्यवस्था में विद्यमान थी। ड्रेनेज सिस्टम जो आज हमारे पास है उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम था, क्योंकि घर की दीवारों से लगे हुए नाले बनाए गए थे और नालों को जो है सिल्लियों से ढका गया था और समय समय पर इसको खोल करके इसको साफ सफाई इसकी की जाती थी। तो ये लोग क्लीनिंग पे भी कितना ध्यान देते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो है कोटडीजी नामक स्थल, यहाँ से हमें नालियों का समुचित प्रबंध, यहाँ से हमें ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस प्राप्त नहीं होते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिए। देन बात करते हैं चनहुद्रो की। चनहुद्रो यह संदव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंधु प्रांत में स्थित है। अगेन ये कहाँ है, पाकिस्तान में। अगेन ये जो है कहाँ पे है, तो अगेन ये जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में। सॉरी मैं मैप बना रही थी। तो चनहुद्रो जो है कहाँ पे है, विद्यमान पाकिस्तान में। तो अभी तक हमने जो देखा है उसमें हमने देखा कि जो स्थल है हमारे पास उसमें ज्यादातर स्थल कहाँ पे विद्यमान है, तो वो पाकिस्तान वाले पार्ट में विद्यमान है, यहाँ वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। तो अभी तक हमने देखा मेहरगढ़, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से भी हमें एविडेंस मिलते हैं। चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो ये सारे जो हैं कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान में है। तो अभी तक जो भी हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें थी, लेकिन इसका एविडेंस इंडिया में भी है। तो ये नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट में फैली हुई सभ्यता थी। तो इस प्रकार से जो चनहुद्रो कहाँ पे था, अगेन वो पाकिस्तान वाले पार्ट में था, इस वाले पार्ट में। देन इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, एन गोपाल मजुमदार ने सबसे पहले की थी। और कब की थी, तो 1934 में। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पे जो है एक्सकेवेशन किया था। तो अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पे क्या किया था, एक्सकेवेशन किया था। यहाँ से हमें कौन सी चीजों की एविडेंस मिलती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कौन सी चीजों के एविडेंस हमें मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि उनकी सोसाइटी कैसी थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही है कि कहाँ से कौन सी चीजों के एविडेंस मिले। यहाँ से हमें मिलते हैं किलेबंदी के साक्ष्य, यानी कि फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ से हमें चनहुद्रो से हमें फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिले हैं। किसके एविडेंस मिले, फोर्टिफिकेशन के। फोर्टिफिकेशन के एविडेंस हमें मिले हैं, क्योंकि घरों में जो है हमने देखा था कि जो घर बने होते थे, एक घर बना हुआ है, तो इस घर के जो है चारों तरफ इस तरह से किलाएं बनाई जाती थी। सेफ्टी का कोई रीजन होगा, ऑफकोर्स सेफ्टी के रीजन की वजह से ही ये किलाएं बनती है। तो इस तरह से जो है घर के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया था। तो इसके साक्ष्य हमें फोर्टिफिकेशन के साक्ष्य कहाँ से मिले, चनहुद्रो से मिले। चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। तो बीड फैक्ट्री, जो पत्थरों के छोटे छोटे मनके बनाए जाते हैं जिसको मोतियां बनाने में यूज होती थी। तो क्योंकि ये लोग काफी फैशन कॉन्शियस थे, इसलिए जो है यहाँ से फैक्ट्री मिली है हमें। चनहुद्रो से मनके की फैक्ट्री मिली है और यहाँ पे मनके बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सोसाइटी कितनी डेवलप थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे फैक्ट्री के एविडेंस तक हमें मिले हैं। तो यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिलता है, चनहुद्रो से मिलता है। आगे चनहुद्रो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। क्योंकि ये लोग फैशन कॉन्शियस थे, तो यहाँ से हमें लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। आज से 2500 ईस्वी पूर्व हमें लिपस्टिक के भी प्रमाण मिलते हैं, और वो कहाँ पे मिलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। यहाँ से झूकर संस्कृति के प्रमाण मिले। तो यहाँ से कौन से संस्कृति के प्रमाण मिले, झूकर संस्कृति के प्रमाण मिले। देन सूत का गेंडोर, अगेन ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ऑरेल स्टाइन ने 1927 में इसे खोजा था। तो इसे किसने खोजा था, ऑरेल स्टाइन ने खोजा था 1927 में। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल का सर्वेक्षण किया और उन्हें यहाँ पर बंदरगाह, दुर्ग और निचले नगर की रूपरेखा मिली। सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया, जॉर्ज डेल्स ने किया। और उन्हें यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली थी, तो बंदरगाह मिले थे, दुर्ग मिली थी और निचले नगर की रूपरेखा। यानी कि जो हमने टाउन प्लानिंग में पढ़ा था कि एक हाईएस्ट और लोएस्ट पार्ट में दो तरह की टाउन प्लानिंग थी इनकी। एक जो है सोसाइटी वो हाईएस्ट पार्ट में रहते थे और दूसरी सोसाइटी लोएस्ट पार्ट में रहती थी। तो इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो सूत का गेंडोर से मिला है। देन हम बात करते हैं
अफगानिस्तान से हमें क्या क्या चीजें मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। मुंडीगाक, मुंडीगाक अफगानिस्तान का एक स्थल है। यह हड़प्पाकालीन पुरास्थल अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में उशा के नाखुद नदी घाटी में स्थित है। तो कौन सी नदी घाटी में है? उश के नाखुद। एक और आपने नोट किया होगा, जो भी हमें स्थल मिल रहे हैं, जो भी स्थल हमें मिल रहे हैं जहां से हमें एविडेंसेस मिले, ज्यादातर वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं, किसी न किसी नदी के किनारे हैं। हड़प्पा सिंध रावी नदी के किनारे हैं, सतलज रोपर के किनारे हैं, ये सॉरी रोपर सतलज के किनारे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी एविडेंस हमें जहाँ जहाँ पे जो भी स्थल मिले हैं वो सारे सोसाइटी जो है वो कहाँ पे मिले हैं? नदियों के किनारे ही मिले हैं ज्यादातर देखने को। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि चूंकि पानी का यूज होता था तो इसलिए ये जो सोसाइटी थी ये नदियों के किनारे इस्टेब्लिश करती होंगी। तो देन हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में हमें क्या क्या चीजें मिली है। कंधार प्रांत में कुश के नुखद घाटी में जो है ये मुंडीगाक नामक स्थल विद्यमान है। शोरतुगई, शोरतुगई भी अफगानिस्तान का एक स्थल है। शोरतुगई से क्या मिला है हमें? हड़प्पा स्थल जो उत्तरी अफगानिस्तान के ऑक्सस नदी के किनारे है। तो शोरतुगई अगेन कौन से नदी के किनारे? ऑक्सस नदी के किनारे है। एंड यहाँ से हमें 2000 ईस्वी पूर्व के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें ड्रेनेज सिस्टम का अवशेष प्राप्त होता है और सिंचाई के अवशेष हमें मिलते हैं। तो शोरतुगई कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। जम्मू कश्मीर मांडा। अब आते हैं हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्थल में हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो जम्मू कश्मीर मांडा, जम्मू कश्मीर का जो एक स्थल है वो मांडा है। यह जो है चिनाब नदी के अगेन ये भी किसी न किसी नदी के किनारे ही सारा स्थल हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि पानी की उपलब्धता के कारण उन्होंने जो अपनी सोसाइटी नदियों के किनारे बसाई होगी। इसकी खोज 1976 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। तो जम्मू कश्मीर मांडा यहाँ पे जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1976 में जेपी जोशी ने की थी। और यहाँ से अगेन हमें हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ से भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के एविडेंस मिलते हैं। हरियाणा राखी गढ़ी, हरियाणा राखी गढ़ी जो है इसकी खोज किसने की थी? सूरज भान और भगवान देव ने की थी। यह सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट में कौन सा स्थल फैला हुआ है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल कौन है, यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट में कौन सा स्थल है, यानी कि कौन से स्थल का एरिया जो है एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है, तो वो है राखी गढ़ी का, जो कि कहाँ पे? हरियाणा में विद्यमान है। हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। तो राखी गढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का विशालतम स्थल है। राजस्थान कालीबंगा, तो अगेन हम बात करते हैं ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये इंडिया में है, राजस्थान कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान का एक स्थल है, या गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है। देन ये भी देखिए घग्गर नदी के किनारे, ये भी रिवर के किनारे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी कि यहाँ से क्या कौन सा एविडेंस हमें मिलनी होगी? तो चूड़ियों के एविडेंस मिले होंगे। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई, तो एक्सकेवेशन किसने की थी? बी लाल और बी के थापर ने। यहाँ से कौन से प्रमाण मिलते हैं? तो हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो जुते हुए खेत होते हैं, प्लफिंग फील्ड या फिर प्लव्ड फील्ड के हमें प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं हमें जुते हुए खेत के साथ? तो कालीबंगा से मिले हैं, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। देन धौलावीरा, अगेन धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। अगेन ये इंडिया का पार्ट, यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है और इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने इसमें ये डाला है कि कहाँ की खोज किसने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्कवरी किसने की थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से सीयूईटी में बनते हैं। धौलावीरा से क्रीड़ा स्थल के प्रमाण मिले, तो यहाँ से हमें खेलने के स्टेडियम का प्रमाण मिलता है, जो कि आज हमारे पास विद्यमान है, प्ले ग्राउंड। तो देखिए कि उस समय की सोसाइटी अर्बन सोसाइटी क्यों कहलाई? क्योंकि इनके पास जो है सारी चीजें आज जो मॉडर्न सोसाइटी में हमारे पास विद्यमान है उस तरह की चीजें हमें वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिल रही हैं। हम क्यों ना माने कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि मॉडर्न काल से सारी चीजें रिलेट करती हैं। हमने देखा कि ये फैशन कॉन्शियस थे, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। हमने देखा कि इनका ड्रेनेज सिस्टम कितना सुधरा हुआ था, इनकी टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी थी। एंड अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खेल के मैदान, प्ले ग्राउंड जैसा भी कुछ मिला है। प्ले ग्राउंड के एविडेंस हमें मिलते हैं, और वो कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से हमें प्ले ग्राउंड के एविडेंस मिलते हैं।
यहाँ से 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक सूचना पट मिलता है, तो एक साइन बोर्ड मिलता है। तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड कहाँ से हमें मिला है, तो अगेन वो धौलावीरा से हमें मिला है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आए, प्लेग्राउंड एंड साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का जो है एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है हमें धौलावीरा से। इस तरह के साइन बोर्ड मिले जिसपे कि अलग अलग अक्षरों में चीजें लिखी हुई थी। तो उस तरह जो है प्लेग्राउंड भी उस वक्त विद्यमान थे। लोथल कहाँ है, गुजरात। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाल ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954 और 1962 में की थी। तो लोथल की खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने 1954 में की थी। लोथल से पक्की मिट्टी के बने शतरंज के मुहरों का साक्ष्य मिलता है। तो लोथल से हमें क्या एविडेंस मिले हैं, हमें जो है कुछ मोहरें मिली हैं और शतरंज की ये मोहरें थी और ये पक्की मिट्टी की बनी होती थी। तो इसके साक्ष्य में लोथल से मिलते हैं। लोथल का नगर दुर्ग विषम चतुर्भुजाकार था। तो लोथल का जो सिटी थी, लोथल की जो सिटी प्लानिंग थी वो कैसी थी, तो विषम चतुर्भुजाकार थी। यह नगर हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। लोथल क्या था, बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार होता था, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है बंदरगाह कहाँ पे मिले हैं, तो बंदरगाह के एविडेंस हमें लोथल में मिलते हैं और ये कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ से हमें पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। क्योंकि ये जो है कहाँ पे मिलते हैं, हमें वेस्ट वाले पार्ट में मिलता है, गुजरात वेस्ट वाले पार्ट में मिलता है। और यहाँ पे अगर गुजरात, लोथल जो है गुजरात में है, यहाँ से हमें वेस्ट एशिया में जो है व्यापार करने में आसानी होगी। तो इस वजह से जो यहाँ से हमें यहाँ से व्यापार होता था। तो ये बंदरगाह का एविडेंस मिला है लोथल में। यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। तो लोथल से हमें अग्नि वेदिकाओं के भी प्रमाण मिलते हैं। देन बात करते हैं सुरकोटदा, ये भी अगेन गुजरात में है। इसकी खोज 1972 में जेपी जोशी ने की। एंड यहाँ से कौन सा एविडेंस मिले, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से अगेन हमें क्या मिलता है कि घोड़े के जो है बोन्स होते हैं हॉर्स के, उसके बोन्स के अवशेष हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटदा से मिलते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें विद्यमान थी और वहां से आज के मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं जो रिलेट करती हैं, और इंडस सिविलाइजेशन ने जो है सोसाइटी को क्या क्या चीजें दी। तो सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है जो कि बहुत अलग होगी। एक दो ऐसी चीजें हैं जो कि अलग हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी में वो चीजें इंटर की होंगी। बट आज के मॉडर्न सिस्टम से जो है इंडस सिविलाइजेशन की काफी चीजें मिलती जुलती रही है। लेकिन अलग अलग चीजें कौन सी थी जो कि उस समय विद्यमान थी। तो दशमलव प्रणाली पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन जो कि सिटी प्लानिंग आपने देखा कि किस तरह से थी, सड़कों और नालियों की व्यवस्था। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, ये हम बात कर रहे हैं कि सैंधव सभ्यता की देन। तो हमारी सोसाइटी में आज जो चीजें विद्यमान है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई है 2500 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व में ही हमारे पास कोई ऐसा सिविलाइजेशन था, कोई ऐसी सोसाइटी थी जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। इनके पास एक सिटी प्लानिंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, फैशन कॉन्शियस है काफी ये लोग। तो एंड इनके पास बाथरूम है, किचन है, बैकयार्ड है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से ही आज का जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेट कर रहे हैं और कहाँ से आया होगा, तो इसी सोसाइटी से आया होगा। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही मनुष्य ने जो है इस तरह की चीजों का उपयोग मनुष्य ने कर लिया था। इस समय जो है बहुदेववाद का प्रचलन था, क्योंकि हमने देखा था कि ये लोग जो है मानव की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे एंड वृक्ष पेड़ पौधे की पूजा करते थे। तो ये लोग जो है बहुदेववाद का इस समय प्रचलन था, ये लोग किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करते थे। और कह सकते हैं कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये लोग इन्वायरमेंट की पूजा करते थे। उस समय जो भी चीजें इन्वायरमेंट में विद्यमान थी उसका वर्शिप करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा यानी कि इन्वायरमेंट की पूजा, शिव पूजा, लिंग और योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व। तो जल का जो है धार्मिक महत्व इनके लिए था, जो कि आज भी है। हमारे पास गंगा जल है,
तो हम लोग कहीं जाते हैं तो वहां से अलग अलग जगहों से जल लेकर के आते हैं घर में रखने के लिए या घर में छिड़कने के लिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी जल का धार्मिक महत्व मानते थे। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। तो हमें जो है स्वास्तिक के चिन्ह सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखाई देते हैं। चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, मोहरों का प्रयोग, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, आंतरिक और बाह्य व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता ने हमें हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी चीजें आज की सोसाइटी में रिलेट कर रही हैं और क्या क्या चीजें हड़प्पा सभ्यता ने हमें दी। तो उस समय क्या क्या होता था, योग का प्रचलन, यानी कि उस समय प्राणायाम भी होता था, योग भी होता था। स्वास्तिक के एविडेंस हमें अगेन मिले हैं, स्वास्तिक के एविडेंस हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। देन आभूषणों का प्रयोग होता था, क्योंकि वो लोग काफी फैशन कॉन्शियस थे। वो लोग फैशन कॉन्शियस थे तो वो लोग जो है ज्वेलरी का प्रयोग तो करेंगे ही, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें जो है जो ब्यूरियल्स मिले हैं उसमें ये मिले हैं कि कुछ लोगों के साथ ज्वेलरी भी दफनाया गया और उनको जो है ज्वेलरी पहना करके उनको दफनाया गया। उनके गले में नेकलेस मिलते हैं, हाथों में कुछ चूड़ियां मिलती हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि वो लोग फैशन कॉन्शियस थे और वो लोग ज्वेलरी का भी प्रयोग करते थे। बहुफसली कृषि, इनकी जो है कृषि कैसी थी, बहुफसली थी, यानी कि एक चीजों का ये कृषि नहीं करते थे, बल्कि हमने देखा था कि अलग अलग अनाज इनके पास उपलब्ध था। देन अग्नि पूजा करते थे, क्योंकि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तो प्रकृति में जो भी चीजें विद्यमान थी उनकी पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, इस समय मोहरों का प्रयोग हुआ। इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी का उपयोग ये लोग करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता में ही बैलगाड़ी का उपयोग भी शुरू हो गया था। और इन लोगों का जो व्यापार था, जो ट्रेड था, वो ट्रेड सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन प्रथम नगरी जीवन का सूत्रपात था, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज से 2500 ईस्वी पूर्व कोई अर्बन सिविलाइजेशन विद्यमान है, जिनके पास की सारे सिस्टम जो इनकी हैं वो मॉडर्न सोसाइटी से मिलती जुलती हो। तो इस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी देन कौन सी कह सकते हैं, तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। उनके पास सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता था। तो अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने बात की डिस्कवरी कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की। देन हमें यहाँ पे कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं, डांसिंग गर्ल के एविडेंस मिले हैं, प्रिस्ट किंग के एविडेंस मिले हैं। देन हमें मिट्टी के बने हुए खिलौने के एविडेंस मिले हैं, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं कि अलग अलग अन्न जो है ये लोग उपजाते थे। एंड इसके अलावा ये लोग ट्रेड भी करते थे। इनकी घर जो है इनका एक मॉडर्न तरीके से, जो आज का घर जैसे बना हुआ है मॉडर्न हाउस से रिलेट करता था काफी। इनके पास एक बैकयार्ड होता था, प्रॉपर एक सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम होता था, देन बाथरूम होता था, किचन होता था। एंड इनके घरों के दरवाजे जो है वो घर के आगे से नहीं पीछे की ओर खुलते थे। अगेन ये एक अलग चीज है इसमें कि इनके घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। और ऐसा क्यों होता होगा, ऑफ कोर्स ऐसा सेफ्टी के रीजन की वजह से होता होगा। तो इस तरह से हमने अभी तक ये सब चीजें देखा और हमने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं और कौन कौन से एविडेंस हमें मिले, जो कि अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक फैली हुई है। केवल इंडिया में ही विद्यमान नहीं थी, ये अलग अलग देशों में भी विद्यमान थी और इनका व्यापार भी अलग अलग देशों से होता था। तो अब हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ। जो सभ्यता इतनी दूर में फैली हुई थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, जो केवल इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, उसका पतन आखिर कैसे हुआ। तो इसके बारे में जो है कोई भी हिस्टोरियन अभी साफ साफ पता नहीं लगा पाए, प्रॉपर कुछ भी पता नहीं है कि प्रॉपरली इसका पतन कैसे हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने जो अनुमान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो है विद्वान वो अलग अलग चीजों का को कारण मानते हैं इसका, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जो है उनके अनुमान के मुताबिक एक अनुमान लगाकर उन्होंने ये पता किया, क्योंकि वहां पे जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके पतन के बाद के, तो उससे इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि हालांकि ये चीजें हो सकती हैं, इसके वजह से इसका पतन हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी को भी पूर्ण रूप से ये नहीं पता चल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ। तो इसके संदर्भ में जो विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग जो है विद्वान अलग अलग मत देते हैं अपना, वो अलग अलग बताते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। इस सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अभी तक जो हमने देखा उससे तो यही पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी, धीरे धीरे ये ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई। तो इनका जो पतन जो होता है इसका,
हड़प्पा सभ्यता का वो कब से शुरू होता है, तो 1900 बीसी से इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। और कैसे हुआ इसका, धीरे धीरे ये अर्बन सिविलाइजेशन जो थी वो ग्रामीण व्यवस्था में तब्दील हो गई। यानी कि कहने का क्या मतलब कि अर्बन सिविलाइजेशन अगर ग्रामीण व्यवस्था में तब्दील हो जाए, क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन में उनके पास प्रॉपर सिस्टम था, हर चीज का एक अपना सिस्टम होता था उनका, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है विलेज सिस्टम में परिवर्तित हुई है एंड इनके इसके बाद ही इसकी जो है इसका पतन हो गया। तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्रशासनिक शिथिलता हो सकती है कि अलग अलग जो है, एक जगह पे हमने देखा था कि गणतंत्र था विद्यमान, लेकिन अलग अलग जगहों पे जनतंत्र था, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई एक राजा होगा, इससे रिलेटेड कोई चीजें हुई होगी, हालांकि ये चीजें अनुमान ही लगाया गया है। या फिर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा कि उस समय का क्लाइमेट जो है अचानक से कुछ चेंज हो गया होगा, कुछ चीजें क्लाइमेट या तो वार्म हो गया होगा या फिर बहुत ठंडा हो गया होगा, कुछ चीजें हुई होगी। या फिर बाढ़ माना जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ आ गया था, इस वजह से जो है पानी बहुत सारा आ गया था और यहाँ के लोग जो है बहुत सारे जान माल की क्षति हो गई थी और यहाँ से जो है लोग अलग अलग जगहों पे माइग्रेट कर गए। तो ये भी माना जाता है एक कारण। विदेशी व्यापार में गतिरोध, ये भी माना जाता है कि इनका जो एक्सटर्नल ट्रेड था उसमें इनकी कोई अनबन हो गई होगी। देन भूतात्विक परिवर्तन, यानी कि भूकंप से रिलेटेड ये भी माना जाता है कि भूकंप आ गया, पृथ्वी पलट गई थी, इस वजह से शायद इनका जो है पृथ्वी जो है भूकंप आ गया, इस वजह से जो है ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। बाह्य और आर्यों का आक्रमण, तो ये भी माना जाता है कि आर्य आए और आर्यों ने इन पे आक्रमण किया और इनकी जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। लेकिन किसी भी एक चीज पे हम प्रॉपरली नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी। तो इस बारे में जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी ये। तो ये जो है हम किसी एक रीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि इसका पतन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी कैसे हुई और इसके पतन के क्या क्या कारण हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर देख ले रहे हैं एंड इस टेबल को याद कर ले रहे हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आते, 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो यहाँ से जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट में लिख लीजिएगा एंड इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या है कि कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो मुंडीगाक और शोरतुगई अफगानिस्तान से मिले हैं। मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सोतका को, बालाकोट, राना गुंडई, कुल्ली, बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिले हैं। देन कोट दीजी, आमड़ी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चनूद्रो, सिंध पाकिस्तान से मिले हैं। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, जलीलपुर, गुमला, अगेन पाकिस्तान से मिले हैं। रोपड़, 12 संगोल, चक 86, पंजाब भारत। तो हम बात करें कि अलग अलग स्थल कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राखी गढ़ी, मित्ताथल और बनावली कहाँ से मिले, हरियाणा से मिले। और हमने देखा था कि राखी गढ़ी जो है सबसे विशालतम स्थल है। राखी गढ़ी क्या है, विशालतम स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का जो है मैक्सिमम एरिया में फैला हुआ राखी गढ़ी है। जम्मू कश्मीर, मांडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास। गुजरात, काठियावाड़, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपत्तन, तो ये सारे स्थल गुजरात से मिले हैं। देन सुरकोटदा, देशलपुर, ये अगेन गुजरात से मिले हैं। तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा इस टेबल को, जिससे कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन कौन से स्थल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरह से आपका आएगा कि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी, हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान मेहरगढ़ स्थल कहाँ पे मिले हैं, तो आपको लगाना है पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो है आप इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। देन अगेन ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी स्थल की खोज किसने की और कब की, और उसका जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश था, उसकी स्थिति कैसी थी और कौन से नदी के किनारे इस्टेब्लिश थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा हमें कहाँ से मिलता है, पंजाब पाकिस्तान से, और कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की है, 1921 में दयाराम शाहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी, 1922 में। लड़काना, सिंध पाकिस्तान।
अगेन मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। देन चनहुद्रो 1931 में, चनहुद्रो एनजी मजूमदार, और ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, और ये सिंधु नदी के किनारे है। कोट दीजिए 1935 में घोड़िए सिंध पाकिस्तान में स्टैब्लिश है, सॉरी सिचुएटेड है एंड सिंधु नदी के किनारे। रोपर 1953 में किसने खोज की थी? यदुनाथ शर्मा ने, एंड इसका जो है ये कहाँ पे विद्यमान था? पंजाब भारत में और सतलज नदी के किनारे। बनावली 1973 रविंद्र सिंह बिस्ट, और इसका कहाँ पे था एरिया? वो हरियाणा के पास, घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिस्ट 1990, देन अगेन ये गुजरात में है। देशलपुर गुजरात में है। पीपी पांड्या एमएस ढोके 1963 टू 64। लोथल 1957 एसआर राव अहमदाबाद गुजरात, और ये अगेन है भोगवा नदी के किनारे। तुरकोटा 1972 जगपति जोशी कच्छ गुजरात। रंगपुर 1933 माधव स्वरूप बस अहमदाबाद गुजरात। तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से स्थल की खोज किस किसने की और कब की, और ये जो है कौन सी नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर 1958 यदुनाथ शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश एंड हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा 1953 अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और कहाँ पे? राजस्थान में, और घग्गर नदी के किनारे सिचुएटेड है। दैमाबाद 1974 टू 79 एस सली ने इसकी खोज की थी, एंड ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। सुतका को 1962 डेल्स ने इसकी खोज की थी, एंड ये पाकिस्तान में अगेन एस्टैब्लिश है, सिचुएटेड है। देन मांडा 1976 टू 77 मधुबाला और जेपी जोशी, और ये कहाँ पे? जम्मू भारत में, भारत के जम्मू वाले पार्ट में मांडा और चिनाब नदी के किनारे। इस तरह से जो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगेन ये एक और टेबल है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा वासी जो हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड भी करते थे, और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड करते थे। अभी हम ये जानते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने के लिए भी कि उनका व्यापार कहाँ कहाँ से होता था और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें आती थी। तो ईरान अफगानिस्तान से टीन और चांदी आती थी। क्षेत्रीय राजस्थान और बलूचिस्तान में क्या था? तांबा था। तांबा कहाँ से था? राजस्थान और बलूचिस्तान में। ईरान अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से सोना आता था, दक्षिण भारत के कर्नाटक वाले क्षेत्र से। देन फिरोजा ईरान से आता था, फिरोजा एक स्टोन होता है। हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियों से आता था। सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान और दक्षिण भारत से आता था। लार्ज बर्ड बदख्शां मेसोपोटामिया से आता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। लाल गोमेद राजस्थान काठियावाड़ और कश्मीर से। नीलरत्न बदख्शां अफगानिस्तान। हरित मणि दक्षिण भारत से। देन शेल खड़ी जो इनकी मुहड़े जो बनती थी सेल खड़ी से, वो कहाँ से आता था? बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से। शंख और कौड़िया ये कहाँ से आता था? सोमनाथ गुजरात और दक्षिण भारत से। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस समय ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि अवेलेबल थी और इसका ट्रेड अलग अलग जगहों से होता था, और ये जो है इंडिया में आ रहा है। इनकी हड़प्पा सभ्यता में जो है ये चीजें आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है और कौन कौन सी चीजें आ रही है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग इन चीजों का यूज करते थे, क्योंकि ये लोग फैशन कॉन्शियस थे, तो अलग अलग ये लोग फैशन कॉन्शियस थे, तो अलग अलग हम पत्थरों का यूज देखते हैं कि अलग अलग पत्थरों का यूज भी ये करते थे। और ये पत्थर जो है ये आयात करते थे, बाहर के देशों से आयात करते थे। तो हमने जो है हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया है। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर था हड़प्पा सभ्यता का। हम ये बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा था डिस्कवरी कैसे हुआ। डिस्कवरी हड़प्पा सभ्यता की किसने की और कैसे की। फाइनली इसके पीछे एक लंबी कहानी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी थी जिसको हमने देखा था फर्स्ट क्लास में। देन डिस्कवरी के बाद हमने देखा कि इसके एविडेंसेस हमें क्या क्या मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली जिससे कि हम पता करते हैं कि ये कोई सिविलाइजेशन था। देन हमने देखा था कि ये लोग जो है इनका सोशल लाइफ कैसा था, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड दोनों ही करते थे। हमने देखा कि इनकी सोशल लाइफ कैसे थी, सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इनकी सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी?
सोशल लाइफ में इनके पास जो है दो तरह के सोसाइटी थी, एक एलीट क्लास और अपर और लोअर क्लास, एंड 4 भाग में भी क्लास को डिवाइड किया गया, वो भी हमने देखा। एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमें जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन कहीं एक दो जगह हमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी दिखाई दी है। देन हमने देखा था कि इनका जो है हाउस जो इनके होते थे वो प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से बनाए गए होते थे। ये लोग फैशन कॉन्शियस थे, ये लोग काफी फैशन कॉन्शियस भी थे, क्योंकि हमें ब्यूटी पार्लर जैसे चीजों का भी ऐसे लिखा हुआ नहीं था उस समय ब्यूटी पार्लर, लेकिन जो है मंजूसा ऐसे करके लिखा हुआ है, उसको ये नाम दिया गया है। तो इस तरह की चीजें भी हमें यहाँ से मिलती है हड़प्पा सभ्यता से। हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये लोग काफी फैशन कॉन्शियस है। देन हमने ये देखा कि अलग अलग जगहों से क्या क्या एविडेंस इसके मिले हैं, एंड हमने ये देखा कि इसका पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी विद्वान एक प्रॉपर एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया अभी तक कि इसका पतन कैसे हुआ, क्योंकि ये इतनी बड़ी सभ्यता थी। आप खुद सोचिए, ये इतनी बड़ी सभ्यता थी जो कि केवल भारत तक ही विद्यमान नहीं थी, ये पाकिस्तान में थी, बलूचिस्तान में थी, अफगानिस्तान में इसके पार्ट्स मिले हैं, छोटोभई में एविडेंस मिले हैं। तो ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो आखिर इसका पतन कैसे हुआ? तो कोई एक कारण इसके लिए नहीं था, तो अलग अलग विद्वानों ने इसके पीछे अलग अलग कारण बताया है। देन हमने देखा था कि इनकी कौन सी लिपि, इनकी लिपि क्या थी। तो इनकी लिपि को आज तक पहचाना नहीं गया है, लेकिन इनकी लिपि को पिक्टोग्राफिक लिपि बोला गया, क्योंकि वो पिक्चर से अपनी चीजों को दर्शाते थे। शील्ड्स वगैरह पे हमने देखा है कि अलग अलग पिक्चर्स बनाई हुई है, और इस शैली को क्या बोला जाता है? ब्रूस्टोफैडन शैली, ब्रूस्टोफैडन। तो इससे क्वेश्चन आता है, ब्रूस्टोफैडन शैली से क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू में भी आपको मिल जाएगा। तो ब्रूस्टोफैडन शैली क्या होती थी? राइट टू लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट टू राइट, अगेन राइट टू लेफ्ट, इस तरह से ये लिखा करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसकी सोशल लाइफ कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, और वहां पे कौन कौन सी चीजों का उपयोग होता था। और अभी हमने कुछ चीजें जो है इसमें अभी मैं और भी ऐड कर देती हूँ, जो कि लेक्चर में नहीं था। तो इस समय जो है दो तरह के ब्यूरियल्स मिलते हैं, दो तरह के ब्यूरियल्स मिलते हैं। स्केलेटन को दफनाने के दो तरह के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो एक व्यक्ति है, इसको दफनाया गया है, और इसके साथ क्या रखा गया है? एक पॉटरी रखा गया है, अन्न से भरा हुआ एक पॉटरी रखा गया है। हमने बात की है इसकी, और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसके एविडेंस हमें धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा में इससे हम क्या पता कर सकते हैं? क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ? तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस उस समय थी, और सोशल डिफरेंसेस काफी ज्यादा थी, और अपर और लोअर क्लास के लोग विद्यमान थे। एक तो ये लोग ये हो गए, इसको दफनाया गया है और इसके साथ एक पॉटरी रखा गया अनाज से भरा हुआ, ठीक है। अब एक और यहीं पे धौलावीरा में ही दो तरह के ब्यूरियल्स मिले हैं, जिसमें कि दो तरह के लोगों को दफनाया गया है, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। और एक के साथ तो यहाँ पे ग्रेन से भरा हुआ पोटरी रखा गया है। अगेन अब ये भी एक व्यक्ति है, इसको यहाँ पे दफनाया गया, और इसके गले में ज्वेलरी मिलती है हमें, हाथों में चूड़ियां, और पैरों में पायल मिलते हैं। तो इस तरह से इससे हमें क्या निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं? क्या पता चलता है कि ये जो ज्वेलरी पहना हुआ व्यक्ति है, ये एलिट क्लास से बिलोंग करता होगा। ये ज्वेलरी पहना हुआ व्यक्ति, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, ये एक व्यक्ति तो यहाँ पे है, इसके साथ केवल ग्रेन से भरा हुआ एक पोटरी रखा गया, लेकिन वहीं पे एक दूसरा भी साक्ष्य में मिला है। क्या मिला है? कि एक व्यक्ति है यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे, और इसके साथ ज्वेलरी के एविडेंस हमें मिलते हैं। कौन से एविडेंस मिले? ज्वेलरी के एविडेंस मिले हैं। इसके हाथों में चूड़ियां पहनाई गई थी, एंड पैरों में पायल
गले में नेकलेस के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है वो एलिट क्लास से बिलोंग करता होगा। इससे हमें यही तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जिसके साथ केवल एक अन्न से भरा हुआ पोट्री रखा गया वो जनरल क्लास से बिलोंग करता होगा और ये एलिट क्लास से बिलोंग करता होगा। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि उस समय सोशल डिफरेंसेस भी थी, सोशल डिफरेंसेस भी विद्यमान थी। तो इस तरह से हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता की सोसाइटी कैसी थी और उस समय के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में भी कुछ चीजों को देखा था एंड आज की क्लास में भी देखा है। देन ये लोग जो है पेंटेड पोट्री का भी उपयोग करते थे। जो चीजें मैं लेक्चर में नहीं डाल पाई हूँ उसको मैं बता रही हूँ इसमें कि पेंटेड पोट्री का यूज करते थे। जो पोट्री इनके पास होती थी उसको कलर भी करते थे और उस कलर में ये लोग ब्लैक और रेड का यूज करते थे, ब्लैक एंड रेड कलर का यूज करते थे। तो इस तरह से जो है हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया है। अब आगे की क्लास में मैं क्या करूंगी, इससे रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे और जो भी एमसीक्यूज होंगे उसको मैं आपके लिए लाऊंगी अगली क्लास में। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म करते हैं। अगर आप एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जो कि हिस्ट्री उसमें पूछा जाता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको और मॉडर्न और मिडिएबल अलग अलग टीचर्स करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को बेसिक से मजबूत कर सकते हैं और आप क्वेश्चन के आंसर सही सही लगा सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू लेके आऊंगी जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ही होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टोन एज से ह्यूमन इवोल्यूशन से स्टार्ट किया था और अभी मैंने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।